जैसी अधिराज पर जाती है वह अपनी नजरें नीचे कर वह जाकर मधु के पास बैठकर उसे पकड़ते हुए बोलती है, बुआ अब आप बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाली हैं। अब आपको हमारे साथ कुछ दिन रहना होगा। ये सुन मधु उसके सिर पर प्यार से हाथ मारते हुए बोलती है, बेटू इस बार तो नहीं, पर वैभव की शादी में आऊंगी तो कुछ समय के लिए रहूंगी। ये सुनते ही आरू का मुंह बन जाता है। तभी राधिका जी विराज को देखते हुए बोलती है, वैसे विराज कैसे चल रही है, बच्चों की पढ़ाई काफी समय हो गया है इस बारे में बात किए हुए। ये सुन विराज एक पल के लिए उन सभी को घूरता है, फिर बोलता है, ठीक ही चल रही है राधिका जी। वह इतना ही कह पाता है कि राधिका उसे घूर कर देखती है तो विराज दांत दिखाते हुए दीदी। ये सुनते ही शिवम हैरानी से प्रिंसिपल को देखते हुए प्रियांशु के कान में पूछता है, अबे यार यह क्या हुआ, ये प्रिंसिपल तो अपनी हिटलर से डरता था और यहाँ पर दीदी बोल रहा है। तभी प्रियांशु उसे बोलता है, हाँ क्योंकि यह हमारे छोटे मामू है। ये सुनते ही शिवम की आंखें बड़ी हो जाती है, वह अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है, हिटलर का भाई, आरू की बुआ, ये सब कैसे चक्कर चला। तभी प्रीता जो उसके बगल में जो बैठी थी उसके सिर पर मारते हुए, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तभी वैभव को एक कॉल आता है, वह कॉल पर जैसे ही कुछ सुनता है वह अधिराज को कुछ इशारा करता है तो अधिराज उठते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ। ये बोल एक नजर आरू को देखता है जो चोरी चोरी उसे ही देख रही थी और फिर वहां से निकल जाता है। रचना उसे घूरती ही रह जाती है। वहीं इन सब के अलावा भी कोई मौजूद था जो पल पल की खबर किसी को दे रहा था। एक आदमी धीरे से बाहर निकलता है और किसी को कॉल कर बोलता है, साहब मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, आपने जिन जिन लोगों पर नजर रखने को बोला है वह सभी लोग यहाँ पर है, पर हाँ कोई नया इंसान भी है। भी उधर से कुछ कहा जाता है तो वह बोलता है, हाँ साहब मैंने फोटो खींची है, कोई लेडीज है। ये बोल जैसे ही अपने व्हाट्सएप से भेजने वाला होता है वैसे ही कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कोई उसकी मोबाइल छीन लेता है। वह आदमी जो एक वेटर के भेस में था, क्योंकि बाहर का अभी भी सामान हटाया बढ़ाया जा रहा था, वह सामने खड़े दोनों इंसान को देखकर कांपने लगता है। पीछे से जिसने उसकी गर्दन पकड़ा था वह कोई और नहीं प्रीतम था और वैभव ने उसकी मोबाइल छीन ली थी। तभी अधिराज अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसके सामने आता है तो वह वेटर हकलाते हुए कुछ बोलता। तभी वैभव उसके मोबाइल से वह फोटो देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अधिराज अपने जेब से एक रुमाल निकाल उस मोबाइल को पकड़ते हुए उसमें मधु की फोटो को देखता है तो उसकी भी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी अधिराज बड़े ही भारी और स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, किसे भेजने वाला था ये फोटो। ये सुनते ही वह आदमी हकलाते हुए बोलता है, साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं हमारे पास सारे लोगों की फोटो होते हैं, वह हमें बड़ी ही सुंदर लग रही थी बस इसलिए। वह इतना ही कह पाता है कि वैभव उसकी गाल पर एक जोर से वार करता है। तभी रचना जो बाहर आई थी वह बोलती है, क्या बात है। तभी प्रीतम उसके गर्दन में हाथ लपेटे हुए बोलता है, कोई नहीं आंटी जी, वह हम इतने स्वादिष्ट खाने को बारे में इससे पूछ रहे थे कि किसने खाना बनाया है। वह क्या है, हमारे यहाँ भी फंक्शन पड़ती रहती है। रचना उसे अजीब नजरों से घूरती है फिर चली जाती है। अधिराज उसे देखते हुए वैभव को इशारा करता है तो वैभव हाँ मैं बोलता है और किसी को कॉल करता है तो दो बॉडीगार्ड आते हैं और उसे बड़े ही दोस्ताना अंदाज में खींच कर ले जाते हैं और एक गाड़ी में धक्का देकर निकल जाते हैं। वही अधिराज भी अपनी गाड़ी में बैठ निकलने को होता है कि वैभव भी उसके पास आता है तो वह मना करता है कि वह भी अपनी इस मोमेंट को एंजॉय करे। ये बोल वह प्रीतम के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने मोबाइल में कब से कुछ इंतजार करते हुए इधर उधर घूम रहा था। वह इस समय गुस्से में तिल मिलाया हुआ था और गुस्से में ही बोलता है, साले 2 कौड़ी का वेटर, अभी वह फोटो भेजने वाला था, उसने भेजा क्यों नहीं। इधर उधर घूमने लगता है। जी हाँ, या कोई और नहीं हर्षवर्धन था जिसको वह फोटो भेजने वाला था। तभी सोफे पर बैठा राहुल, जिसकी अब पट्टियां खुल तो गई थी पर फिर भी उसके हाथ पैरों को कच्ची पट्टी से बांधा गया था। वह उसे देख बोलता है, क्या हुआ चाचू, आप इतनी क्यों परेशान है। हर्षवर्धन अपने मोबाइल को जोर से दीवार पर मारते हुए बोलता है, साला लगता है पकड़ा गया। ये सुनते ही राहुल के पिता वहां पर आते हुए बोलते हैं, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, सब्र से काम लिया करो। हर्षवर्धन गुस्से में वहां बैठते हुए बोलता है, भाई साहब बदला तो मुझे चुन चुन कर लेना है, कुछ पुराना तो कुछ नया, लेकिन अभी मुझे उन सभी को एक झटका देना है और झटका ऐसा जो सब याद रखेंगे। ये कह वही डेविल स्माइल करता है और वहां पर बैठ जाता है और राहुल से पूछता है, तुम्हारी उस लवर का क्या हुआ। ये सुन राहुल बोलता है, अभी उसका फोन तो नहीं आया है, पर जिस हिसाब से मेरे प्यार में पागल है वह जरूर हमारी मदद करेगी। ये सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद राजावत परिवार से सभी लोग चले जाते हैं। वही आरू को रचना रोक लेती है, कल जाने को बोलती है तो सभी लोग चले जाते हैं। पूनम की चलने को बोलती है, रात काफी हो चला था। रचना उसे रुकने को कहती है पर बोलती है, पहले तो एक अलग रिश्ता था पर अब बेटी का ससुराल हो गया है, मुझे इस तरह रुकना नहीं समझ आ रहा। रचना उसे गुस्से में बोलती है, ये पुराने ख्यालात मेरे सामने मत रखो। लेकिन तभी रमेश जी भी कहते हैं, हाँ रचना जी हमें अब चलना चाहिए, घर पर भी कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। उन दोनों की जीत को देखते हुए राजन जी बोलते हैं, ठीक है पर आपको वैभव छोड़ देगा। रचना भी दाव बोलती है तो वही वैभव जो कब से सौम्या से बात करना चाहता था पर कोई ना कोई उसके पास होने की वजह से बात नहीं कर पा रहा था। सौम्या सिंपल से कपड़ों में बाहर आती है। वैभव उसे देख रहा था। सौम्या अपनी नजरें झुकाए रहती है, फिर जाकर सभी के पैर छूती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। आरू अभी के लिए कोई परेशान नहीं करती क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी वाली डांट पड़ जाती है। वैभव ने भी इस समय में कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने वैभव जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वही कुछ देर में गाड़ी चलती है। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी सौम्या के घर पर रुकती है। केशव और पूनम दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। वही सनाया भी अंदर जाने को होती है कि वैभव उसका हाथ पकड़ लेता है। सौम्या पीछे देखती है तो वैभव उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। ये देख सौम्या की नजरें झुक जाती है। वह उसे झटके से खींचकर उसे कसकर गले लगा लेता है। उसके ऐसा करते ही सौम्या अपना सर उसके सीने पर रख देती है। वैभव उसे अपने गले लगा लेता है। वैभव अपने हाथ उसकी कमर पर चलाने लगता है। यह महसूस होते ही सौम्या की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत उसे दूर होने को होती है कि वैभव उसे और कसकर पकड़ खुद के करीब कर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लेता है और लगातार हाथ उसकी कमर से होते हुए पीठ पर चलाए जा रहा था। वैभव के ऐसा करने से सनाया के अंदर बेचैनी होने लगती है और वह हकलाती हुई आवाज में क्या कर रहे हैं वह इतना कह कपकपाने लगती है। वैभव अपना चेहरा उठाकर उसे देखता है तो सौम्या एक पल की घबरा जाती है क्योंकि उसे वैभव की आंखों में दिजाए साफ साफ दिख रही थी। उसे घबराया देख वैभव उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है, जब से तुम्हें सगाई में देखा है तब से तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। ये सुनते ही सौम्या के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वैभव उसके चेहरे को हाथों में पकड़ बोलता है, अब तो हमारा एक रिश्ता है तो क्या हम 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सुनते ही सौम्या कुछ कह पाती तभी वैभव उसके कांपते होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है और उसकी गर्दन के पीछे हाथ रख उसे किस करने लगता है। सौम्या जो एक पल के लिए हड़बड़ा कर दूर होने को होती है फिर अगले ही पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वैभव किस करते हुए लगातार अपने हाथ उसकी बॉडी पर चला रहा था जिसे सहन कर पाना सौम्या के बस का नहीं था।
लगभग 10 मिनट बाद जब सौम्या को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वैभव उससे दूर होता है। सौम्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है तो अधिराज उसे देख बोलता है, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बहुत जल्द हमारी शादी होगी। ये बात जैसे ही सौम्या सुनती है वो 2 कदम पीछे हो जाती है, वह घर के अंदर भाग जाती है। ये देखकर वैभव सुकून से आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह इस समय सभी अपने कॉलेज पर पहुंचते हैं। सगाई के सारे फंक्शन को बिता सब कॉलेज आते हैं। प्रियांशु आरू के बैग को लाता है और सभी एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिन में कंपटीशन शुरू होने वाला था जिस वजह से प्रैक्टिस भी जोरों से हो रही थी, पर आरू के गैंग का अभी कोई रिहर्सल नहीं हुआ था। वही सभी उसे गाड़ी से उतरते हैं और कॉलेज के अंदर जाते हैं। कॉलेज के अंदर जाते ही सामने देख आरू का मुंह बन जाता है और बोलती है, अरे यार आज का तो दिन ही खराब हो गया, भगवान जी को भी क्या इन्हीं सबको सामने भेजना जरूरी था। सामने मोनिका के गैंग खड़े थे। मोनिका जब सामने आरू को देखती है तो उसे देख बोलती है, लगता है कंपटीशन का इतना बड़ा झटका लगा कि तुम सब तो गायब भी हो गए, कहीं पता ही नहीं चला। ये सुनते ही श्रुति थोड़े जोर से आरू से पूछती है, यार ये भूतनी जब देखो तब सामने आ जाती है, अभी भी देखो सामने से खुद चलकर पागलों के जैसे बबड़ा रही है। अपने लिए भूतनी और पागलों के जैसे शब्द सुनकर मोनिका तिल मिला जाती है और गुस्से में बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ऐसा कहा। तभी पीछे से अयान झटके से आता है और श्रुति का हाथ जोर से मरोड़ता हुए बोलता है, साली पिद्दी सी हो और जवान इतनी तेज। वही आरू जैसे ही कुछ करने को होती है वैसे ही प्रियांशु अयान के हाथ को जोर से पकड़ खींचकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मारता है और उसे हाथ दिखाते हुए, न है मेरी बहन को छूने की भी तेरी हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुझे जिंदा नहीं रहना। ये बोल अपनी लाल आंखों से उसे देखता है तो मोनिका जब ये सुनती है कि यह लड़की उसकी बहन है तो वह तुरंत अपनी आवाज में एक अलग ही टोन लाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि आप प्रियांशु की बहन है। नहीं तो वह इतना ही कह पाती है कि श्रुति उसे जोर से धकेलते हुए बोलती है, मुझे चिकनी चुपड़ी लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोल वह वहां से चली जाती है। वही आरू उसे एक अजीब सी स्माइल से चुराती है और वहां से चली जाती है। वही मोनिका की अच्छी खासी बदनामी हो चुकी थी। एपिसोड 82 आरू को अधिराज के प्रति भड़काना, आरू की कुश्ती डांस गाना। अब आगे मोनिका की अच्छी खासी बदनामी हो चुकी थी जिस वजह से वह तिल मिला जाती है। तभी उसके कंधे पर ऋषभ हाथ रखते हुए बोलता है, जान टेंशन मत लो, बहुत कुछ सोच रखा है इन सब के लिए, खासकर उस बेहया लड़की आरू के लिए। सबक ऐसा सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगी या फिर जिंदगी भर याद रहने के लिए बचेगी ही नहीं। ये सुन मोनिका आरू को जाते हुए देखते हैं और नफरत भरी निगाहों से देखा उसे बोलती है, क्या सोचा है। ये सुन पीछे से अयान उसे कुछ बताता है जिसे सुन मोनिका के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, इसका ऐसा ही हाल होना चाहिए, तभी इसे समझ में आएगा कि कितनी पानी में है ये, और तब उसे मोनिका से पंगा लेने का अंजाम पता चलेगा। अपने क्लास को अटेंड कर सभी इस समय एक बड़े से हाल पर वहां पर खड़े थे। आज सभी को अपना अपना डेमो देना था क्योंकि लगभग 200-300 लोग अपना अपना डेमो दिखा रहे थे। पिछले 4 दिन से यह डेमो चल रहा था जिसमें कि आरू गैंग का नहीं हुआ था। आज इन सभी का भी कंपटीशन था ताकि जज को, जो कि यहाँ पर की एक टीचर और एक मैं थी, उन्हें बनाया गया था ताकि वह सभी में से कुछ लोगों को चुन सके। रही बात बॉक्सिंग का तो ये बात सभी लोग जानते थे कि लड़कियों में सिर्फ आरू में ही बॉक्सिंग कंपटीशन दिया था, पर लड़कों में बहुत लोग थे। प्रीता भी इन सब की तरफ आ गई थी क्योंकि वह मेडिकल फील्ड से थी, उसने भी कंपटीशन में भाग लेने का सोचा था। वही श्रुति आरू से बोलती है, आरू तू बोल तो मैं भी बॉक्सिंग में ले लूं, यार धोने में तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये सुन प्रियांशु उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल बातों से धोने में। ये बोल प्रियो और आयु दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। ये सुन कीर्ति उन्हें घूरने लगती है। तभी आरू सौम्या को देखते हुए बोलती है, सोमू तू क्या ले रही है। यह सुन बरखा बोलती है, हम दोनों साथ में डांस ले रहे हैं। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए, हाँ तुम दोनों अपना वही कथक करोगे। तभी बरखा बोलती है, वह हमारे कल्चर का है। आरू मुंह बना, ठीक है ठीक है। तभी बरखा प्रीता से पूछती है, और तू। प्रीता बोलती है, मैं भी डांस का ही सोच रही हूँ। तभी प्रियांशु बोलता है, मैं तो सॉन्ग देने वाला हूँ, मैं अपना फेवरेट गिटार बजाने वाला हूँ। सभी अपना अपना डिसाइड कर चुके थे। श्रुति का मुंह बना देख आरू बोलती है, क्यों ना तू दौड़ने वाला ले। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक जाती है और वह आरू से बोलती है, तुझे लगता है कि मैं अच्छे से दौड़ पाऊंगी। ये सुन उसे आरू देख बोलती है, हाँ क्यों नहीं, आज तक तुझे प्रियांशु घर में पकड़ नहीं पाया तो इसका मतलब यही है ना कि तू अच्छा दौड़ लेती है। ये बोल वह चली जाती है। श्रुति खुश हो जाती है, उसे इतना खुश होते देख बरखा बोलती है, तेरी वह बेइज्जती करके गई है, अब तू इतना खुश हो रही है। ये सुनते ही श्रुति जब ध्यान से सोचती है तब उसे समझ आता है कि आरू ने क्या कहा। वह गुस्से में चिल्लाते हुए, आरू की बच्ची तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर बाद सभी अपना डेमो देकर बाहर चले आते हैं क्योंकि 1-2 दिन तक और सभी लोगों का डेमो लेना था। दूसरे दिन सभी को पता चला कि कौन कंपटीशन में भाग लेने वाला है, फिर उसी हिसाब से उनकी तैयारी शुरू होगी। प्रियांशु सभी से बोलता है, यार अब ये लास्ट क्लास बिल्कुल लेने का मन नहीं कर रहा है, क्यों ना चलो हम कल सोमू की सगाई का पार्टी करते हैं। ये सुनते ही आरू बोलती है, देख मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, इसलिए मुझसे तू उम्मीद करियो मत। ये सुनते ही शिवम उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ जैसे कि तू हमेशा पैसे खर्च करती है, कंजूस कहीं की। तभी प्रियो आरू को घूरते हुए, आरू तू इतने बड़े इंसान की वाइफ है और तू बोल रही है तेरे पास पैसा नहीं है। बेवकूफ, सारी प्रॉपर्टी इस समय उनके नाम पर है और तू उनकी वाइफ होने के नाते तेरे पास तो सारी की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और तू बोल रही है तेरे पास पैसे नहीं है। ये तो गलत बात है, काहे को खुद की बेइज्जती करा रही है। वही आरू के दिमाग में प्रियो पैसे की बात चढ़ाने लगता है। आरू भी सोचते हुए बोलती है, क्या सच में उनके सारे पैसे पर मेरा हक है। ये सुनते ही श्रुति और प्रियो एक दूसरे को आंख मारते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। ये दोनों ऐसे ही थे, जब काम तीसरे से निकलवाना होता था तो दोनों एक हो जाते थे। फिलहाल में अधिराज ने प्रियांशु की पॉकेट मनी आधे से भी कम कर दी थी तो उसने ये रास्ता चुना था पॉकेट मनी निकालने का। तभी आरू प्रियो से बोलती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ये सुन शिवम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धीरे से बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तुझे अपने पति से पैसे मांगना चाहिए ताकि तू उसे खर्च कर सके। क्या फायदा जब तू आज खर्च न करे और पूरे के पूरे पैसे ऐसे ही पड़े रहे। ये सुन आरू बड़े ही गंभीर मुद्रा में कहती है, ठीक है पर आज के लिए पार्टी तेरी तरफ से। ये सुनते ही शिवम हड़बड़ा जाता है। ये देख सभी हंसने लगते हैं तो शिवम मुंह बनाते हुए, चल तुम सब भी क्या याद करोगे, कहाँ चले अपने टपरी पर या रेस्टोरेंट में। ये सुन सौम्या बोलती है, कहीं किसी को भी नहीं जाना है, चुपचाप चलो पढ़ाई करने, उसके बाद तुम लोग को जहाँ जाना होगा वहाँ जाना है। ये सुनते ही आरू उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, भाभी जी कुछ ज्यादा ही भाव मत खाए, आपकी नंद और देवर इतने प्यार से आपको कहीं ले जाना चाहते हैं और आप है कि यह बोल उसे खींचते हुए लेकर निकल जाते हैं। तभी सामने ममता आते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम सब।
अभी तुम सबकी एक क्लास और लेनी है। सुनते ही श्रुति बोलती है, आरू मुझे नहीं, यह मोटी बिल्कुल नहीं पसंद। पता है सुबह कितना मुझे लेक्चर दे रही थी। अरे यार इतनी बोरिंग लेक्चर देगी तो क्या ही सुनने का मन करेगा। मैं चुपचाप अपनी ड्राइंग बना रही थी पर मैडम तो आकर मुझे ही झाड़ने लगी। यह सुनते ही आरू ममता को घूरते हुए, इनकी इतनी हिम्मत, तेरे को बोली में रुका भी बताती हूँ। तभी बरखा उसे पकड़ते हुए, आरू हर जगह प्रॉब्लम मत क्रिएट किया करो, चुपचाप चलो। बरखा ममता को देखकर, जी मैं, हम क्लास में ही जा रहे थे, ये बोल वह आरू को खींचते हुए लेकर चली जाती है। सभी मुंह बनाकर पीछे चले जाते हैं। वही ममता किसी को फोन कर बोलती है, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ बताना भी है। ये कह वह एक नजर उन सभी को जाते हुए देखती है और फिर ऑफिस रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में श्वेता अपने कमरे में परेशान से बैठी हुई थी। वही सुरभि उनके कमरे में जाती है और बोलती है, माँ आप यहाँ बैठी है, रिया ने चाय बनाया है और सभी को बुलाया है। ये सुन श्वेता बिस्तर पर लेटते हुए बोलती है, सुरभि मेरा मूड नहीं है, मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। सुरभि उन्हें ध्यान से देखने लगती है और उनके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ, कोई बात है क्या। ये सुन श्वेता एक पल के लिए सुरभि को देखती है और फिर उसे अपने मन की सारी बातें बता देती है जो भी अनिरुद्ध और रिया की लाइफ में चल रहा है। ये सुन सुरभि भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि आजकल के लोगों के रिश्ते में बोलना लोगों को भाता नहीं है। अब ऐसे में अगर एकदम कुछ भी ना किया जाए तो रिश्ते तो टूटते चले जाएंगे। ये सोच सुरभि ने कहा, माँ हमें नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या है, पर शादी तो हुई है और यह शादी टूटने वाली भी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अनिरुद्ध रिया को पसंद करते थे। अब ऐसे में यदि उन दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव है तो हमें मिलकर उसे सॉल्व करना चाहिए। श्वेता उम्मीद भरी नजर से सुरभि को देखती है तो सुरभि उनके हाथों को पकड़ बोलती है, ऐसे बैठने से नहीं कुछ करना होगा, वह भी ऐसे इन दोनों को पता भी ना चले। हम इन दोनों को करीब लाने की कोशिश करेंगे, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। ये सुन श्वेता हमें सिर हिलती है तो सुरभि उनसे कहती है, और इसका पहला कदम उठाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। ये बोल उनके कान के पास जाकर कुछ कहती है तो श्वेता हमें सिर हिला उसके साथ बाहर चली जाती है। बाहर रिया श्वेता को आते देख बोलती है, माँ क्या हुआ, आपका तबीयत तो ठीक है। ये सुन श्वेता मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, हम ठीक है बच्चा, बस आपके हाथ का चाय पीने के लिए चले आए। चाय पीने के बाद श्वेता रिया से बोलती है, रिया बेटा हमें आपसे कुछ चाहिए। ये सुन रिया हैरानी से उन्हें देखने लगती है तो रिया हाँ में सिर हिलाती है। वह क्या है ना बेटा, हमारे कमर में दर्द रहती है और कमरे में ही अपने प्राइवेसी मिलती है और हमारे कमरे में सोफा नहीं है तो क्या हम आपके कमरे का सोफा यूज कर सकते हैं। हमने ऑर्डर दिया है बनने के लिए, कुछ समय लगेगा, फिर हम आपके रूम में रखवा देंगे। ये सुनते ही रिया श्वेता के हाथों को पकड़ बोलती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको तो हुक्म देना चाहिए और आप इस तरह से विनती कर रही हैं, यह अच्छा नहीं लगता। ये सुन श्वेता उसके गालों पर हाथ रख बोलती है, बात बड़े और छोटों की नहीं है बेटा, बात हर किसी के मन की रिस्पेक्ट करना है। ये सुन रिया उनके गले लग जाती है, आखिर वह सारा प्यार उसे श्वेता जी जो देती थी। सुरभि और श्वेता एक दूसरे को देखते हैं। वहीं बैठे सुषमा उन दोनों के इशारे को देखते हुए मन ही मन में बोलती है, अगर भाभी को सोफा ही चाहिए था तो एक हाल में से उठा सकती थी, इतना ज्यादा सोफा में क्या ही घट जाता, पर इन्हें अपने बहुरानी के रूम का सोफा चाहिए। जरूर इस सास बहू के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा आखिर बात क्या है। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त लगभग शाम के 6 बजे बज गए थे। इस समय पूरा गैंग एक सड़क पर चारों तरफ से टेबल पर घिरे बैठे हुए थे। यह एक स्ट्रीट फूड था और यहाँ का छोला भटूरा सभी को बड़ा ही पसंद था। सभी यहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय करने आए थे। यह इन सभी के कॉलेज और घर के बीच रास्ते पर ही पड़ता था। जैसे ही आरू छोले भटूरे का एक बाइट मुंह में डालते हुए बोलती है, वाह काका आपके हाथों में क्या जादू है, आपको पता नहीं छोले भटूरे मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट डिश है और आपके हाथों का तो क्या ही जवाब। मन करता है आपको अपने घर पर ले चलो और रोज ही छोले भटूरे बनवा कर खाओ। ये सुनते ही जो लगभग 60 साल की उम्र के आदमी जो गर्मा गर्म भटूरे छाना रहे थे वह हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बिटिया बिल्कुल चलेंगे, पहले आप अपना बड़ा कोई काम तो कर लीजिए, तभी तो आप हमें महीना देगी, तभी तो हम आपके यहाँ काम करेंगे ना। ये सुन आरू मुंह बनाते हुए, क्या काका आखिर ला दी ना बीच पैसों की बात, अरे जबान की भी तो कोई कीमत होती है। आरू इससे ज्यादा कुछ बोलते उसे बरखा की घुरती हुई नजर पर खुद पड़ती है तो वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर प्रियांशु से बोलता है, इसे ना मुझसे दूरी रखा करो, जब देखो तब घूरती रहती है। अच्छा हुआ कि मेरी शादी हो गई, नहीं तो अब तक जाकर माँ से बातें कहकर मुझे अच्छी खासी डांट सुनवा दी होती। तभी बरखा पीछे से बोलती है, मैं सब सुन रही हूँ। आरू, हाँ तो मैं भी सुना रही हूँ। उन सभी की आपस की खट्टी मीठी बातें चल रही थी। वही सौम्या भी चुपचाप खा रही थी। उसे आज खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं जो उसके हर खुशी गम को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी आगे बढ़ती ही है कि गाड़ी में बैठा इंसान ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी रोको। एपिसोड 83, अधिराज आरू कार रोमांस। हम यहाँ फैंटेसी पूरा करेंगे। अधिराज गुस्सा। अब आगे सभी अपने स्ट्रीट फूड की पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वही इन सब से बेखबर कि कोई अपनी गाड़ी रोक उन सबको घूर रहा है, या यूं कहा जाए उसकी नजर आरू पर ही थी। आरू जो इस समय प्रियांशु के साथ ही अपने खाने को शेयर कर रही थी। उसका हमेशा से था प्रियांशु और वो दोनों ही अपनी चीज हमेशा शेयर करते थे। दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा क्लोजली थी कि एक पल के लिए कोई दूसरा यही समझता कि दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, पर उन्हें किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर शायद आरू के जीवन में फर्क पड़ने वाला आ गया था। अधिराज जो कि अपनी मीटिंग के काम कर ऑफिस की तरफ जा रहा था, उसकी अचानक नजर स्ट्रीट पर आरू पर पड़ती है। तब वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने को बोलता है। वैभव भी पिछले ही गाड़ी से आ रहा था। अधिराज की गाड़ी आगे रुकते देख उसकी भी गाड़ी रुक जाती है। तभी वह भी चारों तरफ नजरें दौड़ाता है तो उसकी नजर सभी पर पड़ती है। सभी से होते हुए उसकी भी नजर सौम्या पर पड़ती है जो इस समय हंसते मुस्कुराते हुए खा रही थी। ये देख वह भी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तभी उसकी नजर आरू और प्रियांशु पर भी पड़ती है तो वो अपने सिर पर हाथ दे मारता है। वह अधिराज को फोन करता है। वैभव अधिराज को कॉल करता है। अधिराज जो गुस्से में कब से आरू को घूरे जा रहा था वह फोन रिसीव करता है तो उधर से वैभव बोलता है, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक रखी है। तभी अधिराज गुस्से में बोलता है, क्या होगा यदि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं। ये सुनते ही वैभव हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता, मैं तो अपनी बहन के लिए कोई दूसरा लड़का खोजूंगा। यह वह इतना ही का पाता है कि उधर से अधिराज गुस्से भरी आवाज आती है, स्टॉप इट। वही अधिराज अपने गाड़ी खोल बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही ड्राइवर हकलाते हुए, बॉस क्या हुआ, कुछ काम है, कहिए तो मैं कर दूं। ये सुन अधिराज उसे घुरता है और फिर नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने से ही वहां पर कब से जो लोगों की नजरें उसकी गाड़ी पर ही टिकी थी, क्योंकि इतनी लंबी महंगी और लंबी गाड़ी देख जो लोग अपने आपस में ही गाड़ी की तारीफ कर रहे थे वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर उसमें से इतनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी हैंडसम देख तो लोगों की आंखें ही बाहर हो जाती है।
लड़कियां जो कब से छोले भटूरे का आनंद ले रही थी अब तो वह स्वाद भी फीका हो जाता है क्योंकि उनकी नजर तो सामने खड़े इंसान पर ही थी। ब्लैक कलर की पैंट, व्हाइट शर्ट में ब्लैक रंग का ब्लेजर को अपने हाथों पर लिए शर्ट के 2-3 बटन खुले हुए जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट अच्छे से दिखाई दे रही थी। बाल काफी अच्छे से सालिके से सेट, हाथों में महंगी वॉच, जूते जो काफी देखने में ही ब्रांड की लग रही थी। कुल मिलाकर कोई भी अच्छे से समझ सकता था कि कोई बिलियनियर आदमी है। सभी को एक तरफ देखते देख, यहाँ तक कि भटूरे बेचने वाले अंकल जी को भी कहीं एक तक देखते देख शिवम भटूरे वाले अंकल को बोलता है, अंकल जी अपने भटूरे पलट दिए, वह जल जाएंगे। पर बेचारे वह कहाँ सुनने वाले थे, उनकी भी नजर सामने वाले इंसान पर ही थी। हाँ, ये बात अलग है कि वह इन लड़कियों के नजर से नहीं देख रहे थे, उनकी नजर में तो यह था कि इतना महंगा आदमी उनकी दुकान पर, क्योंकि इकलौता उन्हीं का वहाँ ऐसा दुकान था जो लोग अच्छी अच्छी दूर से खाने आते थे। तभी शिवम की भी नजर सामने जाती है तो उसके गले में खाना ही अटक जाता है। उसे खांसते देख प्रीता बोलती है, क्या हुआ तुझे? तभी प्रीता शिवम के इशारे पर उधर देखती है तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती है और तब तक सभी लोगों ने उसे देख लिया था। यहाँ तक कि उसे सौम्या ने भी अधिराज को देखते ही वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है, पर उसे कोई कहीं नहीं देखता तो वह थोड़ी मायूस हो जाती है। ये देख गाड़ी में बैठा वैभव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वह भी गाड़ी खोल बाहर निकलता है। तभी प्रियांशु और आरू अपने में ही मस्त लास्ट बचे टुकड़े के लिए छीना झपटी करने वाले थे। तभी उन्हें बरखा की आवाज आती है, अरे बस करो भुक्कड़, क्या तुम लोग एक बाइट के लिए झगड़ा कर रहे हो? खाना है तो और खरीद के खा लो और उससे पहले जरा सामने तो देखो। आए, ये सुन आरू बोलती है, तू चुप कर, तेरा पेट छोटा है, मेरा नहीं, और तू ये वाला बाइट मैं खाने वाली हूँ। तभी उन्हें एक भारी और कर्कश आवाज सुनाई देती है, छोड़ो उसे। ये सुन दोनों के दोनों वही जम से जाते हैं, दोनों ही एक साथ उधर देखते हैं तो वहां पर अधिराज को खड़े देख उनके हाथ की बाइट गिर जाती है। उस बाइट के गिरते ही आरू फटाक से उसको पकड़ अपने मुंह में डाल देती है। ये देख प्रियांशु उसे एक मुक्का पीठ पर जड़ देता है जिससे आरू एक दर्द से अपनी पीठ को सहलाने लगती है। वही प्रियांशु हंसने लगता है तो आरू उसे प्लेट खींचकर फेंकती है तो वह प्लेट को प्रियु पड़कर उसे डस्टबिन में डालते हुए उसे जीभ दिखा देता है। वही अपने बातों का कोई असर ना दिखता देख अधिराज थोड़े गुस्से में बोलता है, मैंने कहा रुको। उसकी आवाज सुन अचानक दोनों अपने होश में आते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अधिराज बेहद गुस्से नजरों से देख रहा था, उसकी नजरों को देखते ही आरू डरकर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वही प्रियांशु के साथ साथ सभी इन सब का छोड़े यहाँ तक कि जो कब से अधिराज के हैंडसम पर्सनैलिटी पर खोए हुए थे वह भी उसकी इतनी भारी पर्सनैलिटी और गुस्से भरी आवाज सुन सभी की सभी उसे नजरें छुपाकर देखने लगते हैं। अधिराज उसके पास जाते हुए बड़े बेहद गुस्से में बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही आयु बड़बड़ा कर बोलती है, अभी तो देख रहे हो ना, मैं खा रही थी। यह सुनते ही अधिराज के गुस्से के हाथ की मुठिया कस जाती है। ये देख आरू तुरंत प्रियांशु के हाथों को पकड़ उसी से चिपक जाती है। अभी जो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते और इस समय दोनों ही एक दूसरे के साथ चिपक कर खड़े हो जाते थे। ये देख अधिराज को गुस्सा आता है और वह आरू का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। तभी पीछे से छोले भटूरे वाले अंकल की आवाज आती है, साहब हमारे पैसे। उन्हें लगता है कि कहीं इस झगड़े में सबके सब निकल ना जाए और बच जाए बेचारे का पैसा। ये सुन अधिराज गुस्से में वैभव को देखता है तो वैभव हकलाते हुए आगे आता है और उन्हें 1-2 हजार के नोट देते हुए बोलता है, उम्मीद है आपका हो जाएगा। ये देखते ही अंकल खुश हो जाते हैं और वह उसे बहुत सारी ब्लेसिंग देते उससे पहले ही आरू अपने हाथ अधिराज से छुड़ाकर जाकर उनके पास जाकर बोलती है, अरे ओ मुंशी चाचा, अपनी यह मुंशी गिरी ना कहीं और दिखाना, यह मेरे भाई की मेहनत के पैसे हैं। ये बोल वह उससे 2000 के नोट को अपने पास लेती है और शिवम को घूरते हुए बोलती है, पैसे देगा या लगाओ एक कान के नीचे। ये सुनते ही शिवम जो खुश हो रहा था कि आज तो उसकी बच गई, बेचारा हकलाते हुए 50 रुपए प्लेट के हिसाब से 7 लोगों के 450 रुपए देता है। ये देख तो मुंशी अंकल का चेहरा गुस्से में लाल था क्योंकि बेचारे के पास 2000 का नोट आया था, कहाँ इस लड़की ने सबका सब बुडबोबर में कर दिया। तभी मुंशी उस पैसे को ले लेते हैं। तभी आरू बोलती है, मुंशी चचा मेरे मैथ इतने भी कमजोर नहीं है कि मैं गणित ना लगा पाऊं, 50 रुपए हमारे बच रहे हैं। ये सुनते ही बेचारे का मुंह तो छोटा सा हो गया था। वो 50 रुपए निकाल कर उसे देते हैं तो शिवम अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो आरू उस पैसे को अपने जेब में रखते हुए बोलती है, ये तेरी पनिशमेंट है जो तू पैसे देने से बच रहा था। ये बोल और धीरे से बाहर निकल जाती है और 2000 रुपए वैभव को देते हुए बोलती है, भाई ये रहे आपके पैसे। ये बोल अपने हाथ वापस अधिराज के हाथों में पकड़ाकर बोलती है, अब ले चलिए। सभी मुंह फांडे उसे ही देख रहे थे। अधिराज खुद शॉक था कि यह सब हो क्या रहा है। वह एक टक आरू को ही देख रहा था कि जो खुद इतना बड़ा बिलियनियर है, जिसकी बीवी 50 रुपए के लिए वह एक ठेले वाले से लड़ रही है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सच में वह कमाता भी है या नहीं, फिर खुद की ही सोच को झकझोरते हुए आरू को देखने लगता है। तभी आरू बोलती है, चलिए। अधिराज अपने होश में आता है और बिना देरी किए आरू को खींचकर ले जाता है और ड्राइवर को घूरता है तो ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है और आरू को आगे बैठा खुद गाड़ी ड्राइव पर वहां से निकल जाता है। वहीं उन सभी के जाने के बाद सभी एक गहरी सांस लेते हैं। तभी मुंशी बोलते हैं, कितनी बदतमीज लड़की है, अरे ऐसा भी कोई बात करता है, ऐसा कोई करता है क्या? ये कह शिवम को देख रहे थे जिसे आरू लूट कर गई थी उनके। ऐसा बोलते ही शिवम उन्हें घूर कर बोलता है, अरे ओए चचा जी, शराफत से पेश आपको पसंद नहीं आ रहा? अरे आपके हाथ में खाने का जादू क्या है? हम चले आते हैं खाने। हमारे बीच लाख झगड़ा पर हमारे आरू के बारे में यदि किसी ने एक शब्द कहा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बोल उन्हें घूरते हुए वहां से निकल जाता है। वही प्रियांशु छोटा सा मुंह लेकर वहां से निकलता है। तभी वैभव को देख वह तुरंत सौम्या के पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोलता है, सोमू मैं तुझे छोड़ देता हूँ। ये सुन बरखा प्रियांशु को खींचते हुए बोलती है, ज्यादा बात बढ़ाने की कोशिश मत कर। यह बोल वह सौम्या का हाथ छुड़ाती है और सभी वहां से निकल जाते हैं और प्रियांशु की गाड़ी में बैठ जाते हैं। वही सौम्या जो ये सब कब से देख रही थी वह अपना सिर न हिलाती है। तभी वैभव उसे देखते हुए, चले। ये सुन सौम्या जान जाती है कि उसे वैभव के ही साथ चलना है, वह भी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वही अधिराज की गाड़ी काफी रफ्तार में चल रही थी और मुंह बनाए बैठी हुई थी। तभी अधिराज की नजर आरू के कपड़े पर जाती है जिसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में जीन्स और उस पर जैकेट तो लंबी थी पर टी शर्ट काफी छोटी थी जिसकी वजह से उसके पेट अच्छे से रिवील हो रहे थे। बालों को उसने मैसी जुड़ा बनाया हुआ था। ये देख अधिराज के हाथों की मुठिया कस जाती है। वह आंखें बंद कर खुद से बोलता है, कैसे समझाऊं इस लड़की को? ये कह वह थोड़ी ही देर में गाड़ी एक जगह रोकता है और आरू की तरफ मुड़कर बोलता है, ये सब क्या है आरू? आरू जो मुंह फुलाए बैठी हुई थी वह अधिराज की तरफ देखकर बोलती है, क्या है? तभी अधिराज बोलता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा है या जानबूझकर मुझको तुम मुझे परेशान कर रही हो? ये सुनते ही आरू जो कब से अपना गुस्सा दबाए बैठी थी वह फूट पड़ती है। वह अधिराज को देखते हुए बोलती है, सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी वजह से बेकार हो गया। आप बहुत बुरे हैं। मुझे प्रियु के साथ जाना था पर आप मुझे अपने साथ ले आए।
मुझे उसके साथ रहना था। ये सुनते ही अधिराज का गुस्सा जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह जोर से अपने हाथ को कांच को दे मारता है। कांच तो नहीं टूटता पर एक झन्नाहट उसके हाथ पर जरूर लगता है। ये देख आरू डर कर डोर से ही चिपक जाती है। अधिराज उसे घूरते हुए देख बोलता है, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या प्रियांशु? आरू डर और घबराहट से आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगती है। तभी अधिराज थोड़े तेज आवाज में बोलता है, आरू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या प्रियांशु? उसकी तेज आवाज से आरू की आंखों से आंसू आ जाता है और वो कोई जवाब नहीं देती। ये देख अधिराज का गुस्सा बढ़ता जाता है। वह आरू का हाथ पकड़ खुद के पास खींच गोद में बैठा लेता है। उसके ऐसा करने से आरू के हाथ में तेज दर्द होता है। तभी अधिराज उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा समय किसी के साथ बिताना हो तो तुम किसके साथ बताओगी, मेरे साथ या प्रियांशु के साथ? ये सुन आरू डरकर अपने हाथों को हाथों से रब करने लगती है। वही अधिराज का गुस्सा समय के साथ साथ बढ़ता जाता है क्योंकि आरू का जवाब न देना उसे साफ समझ आ रहा था कि उसका जवाब क्या होने वाला है। तभी अधिराज उसका गुस्से में चेहरा पकड़ ऊपर करते हुए, क्या तुम्हें यह जवाब देना इतना मुश्किल लग रहा है? ये सुनते ही आरू रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुन अधिराज गुस्से में चिल्ला, कब होता है, रोना मत, बिल्कुल चुप करो। ये सुनते ही आरू का रोना तो और तेज बढ़ जाता है। तभी अधिराज गुस्से में बोलता है, आरू स्टॉप इट। पर आरू कहाँ चुप होने वाली थी, वह जितना ही बोलता है वह उतना ही रोती। ये देख अधिराज अपना सर इरिटेट होकर सीट से टिका देता है और अपने कानों में उंगली डाल देता है। लगभग 5 मिनट बाद जब आरू का रोना चुप होता है तो वह आरू को देख बोलता है, हो गया तुम्हारा? ये सुन और हाँ मैं सर हिला बोलती है, मुझे प्रियांशु के साथ रहना था। ये सुनते ही अधिराज की आंखों के गुस्से से रंग बदलने लगता है और गुस्से में लाल हो जाता है। तभी आरू फिर से बोलती है, पर इस समय मुझे आपके साथ रहना है। ये सुनते ही अधिराज का गुस्सा कुछ पल शांत होता है। आरू जब तिरछी नजरों से अधिराज को देखती है तो वह उसके गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे वह इस करीबी को महसूस कर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हो। वह अपने हाथ आरू के कमर पर रख देता है जो इस समय खुला था। अपने कमर पर अधिराज की सख्त हाथों को महसूस करते ही आरू मचल सी जाती है। लगभग शाम ढल चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। उन दोनों की गाड़ी इस समय हाईवे पर रुकी थी। वही अधिराज जो आरू को इस समय कमर से थामे था, उसके हाथ जैसे ही उसके खुले कमर पर पड़ती है तो वह उसे सहलाने लगता है। उसके सहलाने से आरू की पकड़ उसकी पीठ पर कस जाती है और वह अपनी आंखें जोर से मींच लेती है। धीरे धीरे अधिराज के हाथ उसके पीछे कमर से होते हुए उसके नाभि के इर्द गिर्द घूमते लगते हैं। आरू के हाथ भी धीरे धीरे ही अधिराज की पीठ पर मूव करने लगते हैं। अधिराज जो आंखें बंद किया हुआ था उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह आरू को खुद से दूर करता है जो इस समय आंखें बंद किए हुए बैठी थी। ये देख वह झटके से अपनी सीट को नीचे करता है जिससे उसकी सीट नीचे हो जाता है। अचानक इससे आरू घबराकर उसे देखने लगती है तो वही अधिराज उसे इस सीट पर पलट उसके ऊपर झुक जाता है। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे देख आयु हैरान और उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। अधिराज की मुस्कान बेहद कातिलाना थी। तभी अधिराज अपने हाथ उसकी कमर पर चलाते हुए धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर ले जाते हुए ऊपर उसके बॉडी पर फिराने लगता है। यह महसूस होते ही आरू मचलकर अपनी आंखें खोल देती है। तभी वह हकलाती हुई आवाज में बोलती है, हम कार में है। ये सुन अधिराज उसकी तरफ झुकते हुए, दिस इज माई कार। आरू हकलाते हुए, थेल्मा रोड पर है। ये सुनते ही अधिराज, रोड सबका होता है। ये बोल उसके और बेहद करीब जाता है। तभी आरू बोलती है, प्लीज घर चले। अधिराज, पर मुझे तो अभी चाहिए। ये सुन आरू घबराते हुए, पर यहाँ कैसे, हम यहाँ कैसे अपनी फैंटेसी पूरी कर सकते हैं? ये सुनते ही अधिराज जो उसके करीब झुक रहा था वह उसे घूरते हुए बोलता है, लगता है कि तुम्हें मोबाइल देकर मैंने गलती की है और तुम ये फालतू फालतू चीज देखती हो। ये सुन आरू कमर पर चल रहे हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं पर मैंने पिक्चर में ऐसा ही देखा था। ये सुनते ही अधिराज आरू को देखता है। वह कब से खुद को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था पर अब आरू अपने इन प्यारी प्यारी बातों से और उन नीली आंखों से वह उसे बेहद आकर्षित करते जा रही थी। जब उसे रहा नहीं जाता तो वह झटके से उसके गर्दन में हाथ डाल उसे थोड़ा सा ऊपर करता है और उसके होंठ पर होठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आरू के हाथ उसके सीने पर कस जाते हैं। अधिराज उसके कमर पर फिर से हाथ मूव करते हुए उसके होठों को चूमने लगता है। एपिसोड 84, गेट आउट ऑफ माय कार, सौम्या को जलील करना। अब आगे कार में अधिराज आरू की बकबक सुन उसे अपने होठों से चुप करा देता है। वही आरू अधिराज के होठों का स्पर्श पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ अधिराज की शर्ट पर कसते चले जाते हैं। वही अधिराज थोड़ा बेकाबू होकर उसे किस कर रहा था। काफी डीपली पैशनेटली उसे किस करते हुए वह उसके होठों को लिक कर रहा था। उसका ऐसा करना आरू की सांस बढ़ा रही थी और वह अपने हाथों को अधिराज के शर्ट पर छोड़ धीरे धीरे उसके खुले बटन की शर्ट से अंदर जाने लगती है और अधिराज की बॉडी सीने पर अपने हाथ को मूव करने लगती है। उसके ऐसा करते ही अधिराज के अंदर एक आग सी भड़क जाती है पर वह फिर आरू के हाथों को पकड़कर अपनी शर्ट से बाहर निकाल उसके हाथों में हाथ फंसाकर उसे पलटकर खुद सीट पर ले जाता है और अपने ऊपर आरू को कर उसे किस करने लगता है। उसके होठों को किस करते हुए उसके गर्दन पर अपने होठ चलाने लगता है और उसकी जैकेट को निकालकर वही कार में एक तरफ फेंक देता है। आरू ने उस समय स्लीवलेस टॉप पहनी थी जिसके ऊपर उसने फुल जैकेट पहना था। अधिराज धीरे धीरे अपने होठों को उसके गर्दन से ले जाते हुए उसके गालों तक का सफर तय कर रहा था। आरू आंखें बंद कर सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि अधिराज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उसके होठों को रिहा कर रहा था फिर वापस उसके होठों पर अपने होठ रख देता जिससे आरू अपने सांसों को संभाल नहीं पा रही थी। वही अधिराज धीरे से बैठ जाता है और आरू को बेहद करीब कर उसके सिर के पीछे हाथ लगा और फिर से उसे किस करने लगता है। इन पिछले कुछ दिन से अधिराज के अंदर काफी बेताबी थी आरू के करीब आने की। वही आरू अधिराज के हर एक छुवन से अब खुद को पिघलने से रोक नहीं पाती थी। शायद उसे इस वक्त का एहसास नहीं था जो किसी को अपने पास भी नहीं आने देती वह अधिराज को कितने करीब जाने देती है। शायद उसे अपने और अधिराज के इस गहरे होते चले रिश्ते के बारे में अंदाजा भी नहीं था कि वह अधिराज से कितनी ज्यादा प्यार करने लगी है। वही अधिराज के मन के अंदर क्या था ये समझ पाना मुश्किल था पर शायद शादी से पहले जो रिश्ता आरू से निभाता था आज शादी के बाद आरू के प्रति लॉयल्टी दिख रहा है। वही आरू भी इन सब में गुम हो चली थी पर इन दोनों को यह नहीं पता था कि इन दिनों के पीछे ही एक गाड़ी जो उनके गाड़ी रुकते ही कुछ देर इंतजार करती है। फिर वही जब प्रियांशु गाड़ी में बैठे ही बोलता है, यार यह भाई की गाड़ी को क्या हो गया, हमें लगा बिगड़ गया होगा पर कुछ देर में ऑन करेंगे और यह गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। प्रियांशु जो इंतजार कर रहा था जब उसे नहीं रहा जाता तो वह अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। सभी को लगता है कि हुआ क्या, वही वैभव की गाड़ी तो दूसरे रास्ते से सौम्या को लेकर जा चुकी थी। वही प्रियांशु जाकर कार का डोर खटखटाता है। वही कार में आरू को किसी के डोर खटखटाने से उसको चिढ़ सी मच जाती है। अधिराज आरू के होठों को छोड़ता है और वह कार की तरफ देखता है तो अंदर से बाहर दिख रहे प्रियांशु को देख उसे चिढ़ मच जाती है क्योंकि यह प्रियांशु ही था जो हर समय उसके प्यार का कांटा बना हुआ था।
तभी आरू की भी नजर प्रियांशु पर जाती है तो वह खुश हो जाती है और जैसे ही दरवाजे खोलने की होती है कि अधिराज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख आरू अधिराज को देखती है तो एक पल के लिए डर से कांप जाती है। अधिराज जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी वह डरते हुए बोलती है तो क्या हुआ। अधिराज उसे देखते हुए उसके कंधे से गिर चली टी शर्ट को ठीक करता है और उसके बालों को ठीक कर उसे वही गिरे जैकेट को पहना देता है और उसे बगल वाली सीट पर बैठाकर वह कार का शीशा खोलता है तो प्रियांशु अपने दांत चमकाते हुए अधिराज को देख बोलता है, भाई मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, काफी देर से आपकी गाड़ी खड़ी थी। यह बोल इधर उधर झांक रहा था। वही आरू जो नीचे अपना फोन उठाने के लिए झुकी थी उसे देख हाथ हिलाता है। आरू भी उसे देख एक स्माइल पास कर रही थी। ये देख अधिराज आरू को बोलता है, गेट आउट ऑफ माय कार। ये सुन आरू फिर से पूछती है क्या, क्योंकि उसे लगा कि उसे सुनने में कुछ गड़बड़ी हुई। तभी अधिराज बोलता है, मैंने कहा गाड़ी से उतरो, और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मुझे अपनी बात दोहराने पसंद नहीं है। ये सुनते ही आरू उसकी घूरती हुई नजरों को देख तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और प्रियांशु के बगल में खड़ी हो जाती है। तभी अधिराज अपने गाड़ी को ऑन करते हुए बोलता है, घर जाते ही शाम के जितने भी गार्डन के पानी देना है वह तुम दोनों करोगे और यह मेरा ऑर्डर है। ये बोल वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। प्रियांशु और आरू दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख सदमे में पहुंच जाते हैं, जैसे पूछ रहे हो हमने ऐसा कौन सा काम किया जो हमें इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली। गार्डन कोई छोटा नहीं था, क्योंकि गार्डन घर बड़ा होने के साथ साथ अगर एक सिरे से भी पानी देना शुरू करे तो 3 घंटे 4 घंटे तो लग जाए। इतने पौधे लगे हुए थे, यह सोचते ही उन दोनों को चक्कर आने लगता है। तभी आरू बोलती है, अरे वह ऐसे ही बोल दिए होंगे। ये कह वह बोलती है, चल मेरे सया ने तो मुझे छोड़ दिया, अब तू ही मुझे सहारा दे दे। ये बोल वह प्रियांशु की पीठ पर चढ़ जाती है। वही प्रियांशु उसे कमर से पकड़ते हुए ले जाकर कार में धकेलते हुए बोलता है, इसे भी कोई जगह दे दो। वही आरू उसके धकेलने से अपने कमर को सहलाते हुए बोलती है, का तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। वही वैभव सौम्या को ले जाकर अपनी गाड़ी एक मॉल के सामने रोकता है। ये देख सौम्या ना समझ में उसे देख बोलती है, हम यहाँ क्यों रुके हैं। वैभव गाड़ी से बाहर निकलता है तो सौम्या भी गाड़ी से निकल जाती है। वैभव सौम्या का हाथ पकड़ अंदर ले जाते हुए बोला, सोचा अपनी होने वाली प्यारी सी दुल्हन के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं। बड़ी मुश्किल से उस देवल ने छुट्टी दी है। ये सुन सौम्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर वह बोलती है, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। वैभव उसे ले जाते हुए बोलता है, आपको नहीं चाहिए पर फिर भी हमें तो दिलाना है ना। ये कह वह अंदर जैसे ही जाता है वहां पर मैनेजर उसे अंदर आने को बोलता है। वह अंदर जाता है और सौम्या को शॉपिंग करने का बोलता है और कहता है, मुझे बस कुछ काम है, मैं आता हूँ। ये सुन सौम्या मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, काम से आए हैं और बोल रहे हैं शॉपिंग करने, पर फिर कुछ सोच मुस्कुरा देती है, क्योंकि वैभव हर समय छोटी छोटी कोशिश करता था कि वह सौम्या के साथ टाइम बिता सके। सौम्या और उसकी अरेंज मैरिज थी। घर वालों की पसंद से दोनों की शादी तय हुई थी, पर एक दूसरे को जानते समझते धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के प्रति खिंचाव होने लगी और वही खिंचाव धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया उन्हें तो पता ही नहीं चला। वह सौम्या चारों तरफ घूमकर सब देख रही थी। वैसे तो उसका लेने का कुछ मन नहीं था, पर यहाँ इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस देख उसे देखने का भी मन करने लगा। तभी उसे एक बेहद खूबसूरत सा गाउन पसंद आता है। गाउन जो रॉयल ब्लू कलर का था, जो देखने में बेहद सिंपल पर उसकी बैक पर बेहद खूबसूरती से वर्क किया गया था और कुछ गर्दन पर बारीक व पूरी प्लेन पर बेहद मखमली तरह से सुंदर लग रहा था। ये देखते ही सौम्या उस पर अपने हाथ रखती है, भी कोई और भी इस कपड़े पर हाथ रखता है। ये देख सौम्या सामने देखती है तो एक लड़की जिसने एक ब्लैक रंग के वन पीस पहने, हाई हील में, चेहरे पर दुनिया भर के मेकअप होते हुए एरोगेंट में सौम्या को देखते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, यह मुझे पसंद आया, और दूसरी बात, इस ड्रेस की कीमत इतनी है कि तुम शायद गलती से इसे देख ली होगी, क्योंकि यह ड्रेस तुम्हारे औकात के बाहर है। ये बोल वह उस ड्रेस को सौम्या के हाथ से छीन लेती है। सौम्या के लिए इस ड्रेस से कोई मतलब नहीं था, बट उसे कभी भी अपनी बेइज्जती इस तरह से कोई भी आए और करके चला जाए यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सामने वाली लड़की को देखकर बोलती है, ड्रेस पसंद आया रख लो, पर शायद तुम्हारे अंदर संस्कार की इतनी कमी है कि किसी से बात कैसा करना चाहिए इतना तक नहीं पता। वह लड़की गुस्से में चिढ़ जाती है और वह सौम्या को देखते हुए बोलती है, तुम हो कौन जो मैं तुमसे अच्छे से बात करूं। तभी वहां पर एक अटेंडेंट वहां आते हुए बोलती है, हेलो मधु, मैं क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। ये सुनते ही मधु बड़े ही रौब से, मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप लोग अपने कंपनी में किसी भी अरे गैरे को घुसने देते हैं ये जाने बिना कि उसकी पॉकेट में कुछ पैसा भी है या नहीं। ये बोल वह सौम्या को ऊपर से नीचे देखने लगती है। दरअसल सौम्या कॉलेज गई हुई थी तो उसने सिंपल सा सूट कैरी किया हुआ था। बेहद सिंपल की वजह से वह उसे जज कर रही थी और रियलिटी भी यही था कि सौम्या बहुत अच्छे घर से बिलोंग नहीं करती थी। यह बात सौम्या का चुभ जाती है। उसके आंखों में नमी आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वह अपने आंखों में आए हुए नमी को छुपाते हुए बोलती है, हेलो मिस, आप जो भी है, आपको ये ड्रेस पसंद आए आप रखिए, पर इस तरह से किसी की बेइज्जती करना यह आप पर शोभा नहीं देता और आप अपने आप को बहुत अमीर बताती है। ये होता है अमीरी जो किसी की बेइज्जती कर खुद को सेटिस्फाई करती हो। ये सुनते ही मधु बड़े ही रूड टोन में हंसते हुए बोलती है, इमोशनल ड्रामा मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा हथियार। मुझे तो समझ नहीं आता, जब बेटियों को इतनी ज्यादा शौक पालने होते हैं, इतनी अमीरी का सपना देखते हैं, तो माँ बाप इतनी गरीबी में क्यों जीते हैं। वैसे उनकी भी क्या ही गलती है जब बच्चे ही अपने औकात से ऊपर जाने लगे। वैसे तुम्हें देखकर ही तुम्हारे माँ बाप का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह इससे ज्यादा कुछ कह पाती तभी उसके गाल पर एक जोर से झन्नाटेदार चाटा लगता है और उसका चेहरा झुक जाता है। मधु गुस्से में चिल्लाकर सौम्या को देखते हुए बोलती है, यू बीच। वह इतना ही बोल पाती है। सौम्या उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी कब से मैं बकवास सुन रही हूँ, लेकिन जान ना पहचान तुम कब से बक बक किए जा रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ बाप पर सवाल उठाने की। तभी मधु गुस्से में उसे जोर से धकेल देती है। वह गिर पाती तभी पीछे से कोई उसे संभाल लेता है। ये होते ही सौम्या जो गिरने की डर से घबरा कर आंखें बंद की होती है, वह किसी की बाहों में सुरक्षित महसूस कर जब सामने देखती है तो उसे वैभव की गुस्से भरी आंखें दिखती है। एक पल के लिए वह वैभव की आंखें देख घबरा से जाती है। वही वह लड़की के ड्रामे की वजह से वहां पर कई लोग जुट चुके थे, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी, जिसके साथ वह यहाँ पर आई हुई थी। तभी वहां पर मैनेजर आते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वह अटेंडेंट जो मधु की चमची बन रही थी, वह अपने बॉस से बोलती है, सर मधु मैम को ये ड्रेस पसंद आई थी और ये लड़की जिसने ना पैसे लाया है ना कुछ, बस ऐसे ही ड्रेस के लिए झगड़ा कर रही थी और इसी में झगड़े में इसने मेरे को थप्पड़ मारा। वही वह मैनेजर जैसे ही सामने सौम्या और उसके पीछे वैभव को देखता है, उसकी डर से हालत खराब हो जाती है। आखिर वह अच्छे से जानता था कि वैभव कौन है। वह अटेंडेंट को डांटते हुए, तुम सभी को अपना काम से ठीक करने आता नहीं है। ये बोल जैसे ही कुछ बोलने को होता है, मधु गुस्से में बोलती है, मैनेजर सिंह, गलती इसकी नहीं, गलती इस लड़की की है। कैसे कैसे लोगों को आप अपने माल में घुसने देते हैं। हमने सुना था कि आप हाई सोसाइटी के माल खोल बैठे हैं, पर यहाँ तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। फिर वह सामने वैभव को देखते हुए बोलती है, और तुम इस इंसान के बल पर। वह इससे ज्यादा कुछ कह पाती, वैभव की एक तेज और तीखी आवाज आती है, बस एक शब्द और नहीं,
नहीं तो इस मॉल में क्या तुम्हें आने वाले किसी भी मॉल में घुसने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी यह बात सुन मधु अपनी सुलगती आंखों से उसे घूरते हुए बोलती है, इस 2 कौड़ी लड़की के 2 कौड़ी बॉयफ्रेंड, तुम्हारी औकात ही क्या है तुम मुझे। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड अनिल को देखते हुए बोलती है, अनिल देख रहे हो, इस 2 कौड़ी की लड़की की बॉयफ्रेंड मुझे मेरी औकात दिखा रहा है। यह उससे ज्यादा कुछ बोल पाती तभी अनिल उसके मुंह पर एक जोर से चाटा और लगा देता है। मधु शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। तभी अनिल गुस्से में उसे घूरते हुए वैभव को देख बोलता है, सर मुझे माफ करिएगा, थोड़ी बिगड़ी हुई है, मुझे नहीं पता कि यह हमें के साथ ऐसा कुछ करेगी। आई एम सॉरी सर। वैभव गुस्से का घुट पीते हुए बोलता है, अपने मंगेतर का जबान जरा कंट्रोल में रखो, कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे की हत्या चढ़ जाए कि नामो निशान ही खत्म हो जाए। अनिल उसके बातों में छुपी हुई गहरी धमकी को देख सकता था। वही सौम्या हैरानी से वैभव को देखे जा रही थी क्योंकि वैभव तो आज उसे कुछ और ही लग रहा था। तभी अनिल मधु कुछ और कह पाती कि वह उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है। वही मैनेजर वैभव से माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, गलती हमारी है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये सुनते ही वैभव उससे बोलता है, अपने मॉल में जितने भी लोगों को काम करने के लिए रखो उनके अच्छे से पूरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रखा करो, क्योंकि मॉल में काम होता है सभी कस्टमर को अटेंड करना, ना कि ये देखने की वह गरीब है अमीर है या उनके पास पैसे है या नहीं। ये बोल उस अटेंडेंट को घुराता है जो पसीने से तरबतर थी। अब भाई जिसका मालिक सामने वाले इंसान को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हो तो जरूर ही वह कुछ तो होगा। तभी वैभव उसे लड़की को देखकर बोलता है, तुम्हारी यह आखिरी गलती है, दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो नौकरी से अपने हाथ धो बैठोगी। ये बोल वह सौम्या का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई थी। सौम्या बोलती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर मुझे जाना है। सौम्या के भाव को समझते हुए वह उसे लेकर वहां से चला जाता है और साथ में उस मैनेजर को कुछ इशारा करता है। एपिसोड 85 अधिराज का आरू की केयर करना, राक्षस का रोमांस कैसा था। अब आगे मॉल में हुए सौम्या के साथ बदतमीजी से सौम्या बहुत आहत हुई थी। वही वैभव उसे लेकर बाहर आ जाता है। सौम्या जैसे ही बाहर आती है वैसे ही वह वैभव से अपना हाथ छुड़ाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। ये देख वैभव एक गहरी सांस लेता है और उसके हाथों के इस समय मुठियां कसी हुई थी। वह शांत था क्योंकि सौम्या उसके साथ थी। वह जैसे गाड़ी में जाता है, सौम्या अपना चेहरा दूसरी तरफ की थी। वह कर के शीशे से बाहर देख रही थी। रात के लगभग 8 बज चुके थे। तभी सौम्या का फोन बजने लगा। फोन बजते ही सौम्या ने देखा कि उसके पापा का फोन है। वह उसे रिसीव कर लेती है तो उधर से केशव जी परेशान होते हुए बोलते हैं, बेटा आप कहाँ है, अभी तक घर नहीं आई। आप आरू के साथ थी पर इतना देर सब ठीक तो है ना। सौम्या कुछ बोल पाती तभी वैभव फोन लेकर बोलता है, हेलो पापा नमस्ते। ये सुनते ही केशव पहले मोबाइल को देखते हैं और फिर वैभव को पहचानते हुए, हाँ बेटा। तभी वैभव बोलता है, पापा मैं और सौम्या मॉल आए हुए थे, मेरा भी कुछ काम था और थोड़ा हम घूमने आ गए। आई एम सॉरी, हमने आपसे परमिशन नहीं मांगा। ये सुनते ही केशव जी मुस्कुराते हुए, ये कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, अब वो आपकी मंगेतर है, आप जब चाहे आप उन्हें ले जा सकते हैं, इतना तो हक आपके पास है और फिर हमें आप पर बेटा भरोसा है और वह किसी गैर के साथ नहीं है, अपने ही होने वाले पति के साथ है। ये सुन वैभव को अच्छा लगता है और कुछ देर बाद कर फोन काट कर देता है और फिर कार को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस के बैकयार्ड पर आरू और पीयूष दोनों ही नीचे लेटे हुए थे। दोनों की ही हालत देखने लायक थी। वह दोनों घर पर आते हैं ये सोचकर कि अधिराज ने ऐसा ही कहा होगा, पर बेचारे घर के अंदर कदम रखते नहीं कि उनके सामने उनका गार्डन आकर खड़ा हो जाता है और वह पीयूष के सामने सर झुकाते हुए बोलता है, छोटे साहब बड़े साहब का फोन आया था और उन्होंने आज इस पूरे गार्डन की सफाई और पानी देने की बातें कही है। ये सुनते ही आरू और प्रियांशु दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों का ही मुंह एकदम रोने के जैसा हो जाता है। वही सभी जो इस समय हाल में बैठी यह बात सुन रहे थे एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, आखिर इन दोनों ने ऐसा कौन सी कांड कर दिया कि इन्हें ये सजा मिली। वही शिल्पा टोंट मारते हुए बोलती है, जरूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा, तभी तो इन दोनों को ऐसी सजा मिल रही है। कोई कुछ कहता तभी आरू बोलती है, वह मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। ये बोल वह जाने को होती है कि प्रियांशु पीछे से उसका हाथ पकड़ते बोलता है, भूल मत, हमने कस्में वादे किए थे, जिएंगे साथ मरेंगे साथ और हर दुख सुख साथ में जिएंगे। अब इस सजा को तुम मेरे ऊपर थोप के नहीं जा सकती। यह बोल आरू को खींचकर गार्डन की तरफ चला जाता है। अब तक तो दोनों वहां की सफाई कर रहे थे, पर रही कहीं कसर श्रुति भी पूरी कर देती है। जाकर वहां पर ताव से बैठकर कभी चिप्स खाती तो कभी कुरकुरे। जब दोनों ही उसके इस हरकत पर गुस्सा हो जाते हैं तो उल्टा पानी जब उसको फेंकते हैं तो वह वहां से भागती है। पर बेचारी हमारी प्रीता एक पैकेट बिस्किट देते हुए बोलती है, लो मैं इतनी ही मदद कर सकती हूँ। बेचारे दोनों खाकर वही पड़े हुए थे। प्रियांशु इस समय जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पेट पर सर लगाकर आरू लेटी हुई थी। तभी प्रियांशु उसे देख बोलता है, यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, आज मैं बहुत सोचा पर मैंने तो भाई से कोई भी पंगा भी नहीं लिया, फिर उन्होंने हमें ऐसी सजा क्यों दी। ये सुन आरू भी कुछ सोचते हुए बोलती है, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, हमारे बीच भी सब कुछ ठीक था, बल्कि हमने तो कार में एक हाथ रोमांस भी किया, उसके बाद अचानक मुझे कार से निकाल दिया। ये सुनते ही प्रियांशु हैरानी से बैठते हुए, ओ तेरी की, तभी उसके ऐसे अचानक उठने से आरू नीचे जमीन पर धम्म से गिर जाती है। ये देख वह उसे एक मुक्का जोर से मारते हुए बोलती है, कमीना इसे उठने की क्या जरूरत थी। तभी प्रियांशु उसके सर पर मारते हुए, बेवकूफ तुझे ये बात पहले ही पता होनी चाहिए थी और फिर तुझे मुझे बताने की क्या जरूरत थी, तुझे इतना नहीं पता। तभी आरू ना समझी में क्या। तभी प्रियांशु बोलता है, भाई तेरे साथ रोमांस कर रहे थे और मैं कबाब में हांडी बन गया, हमें लगता है इसी वजह से हमें पनिश किए हैं। ये सुन आरू कुछ सोच ही रही थी। तभी प्रियांशु उसे कंधे से कंधे टकराते हुए, वैसे क्या किया भाई ने तेरे साथ, जरा मुझे भी तो बता, मुझे भी तो पता चले, चेहरे से इतने खड़ूस दिखने वाले इंसान का रोमांस कैसे होता है। ये सुनते ही आरू अपने रोमांस के ख्याल में डूब जाती है जो कार में हुआ था। ये सब याद आते ही वह अपना चेहरे को अपने हाथों में भरकर शर्माने लगती है। तभी प्रियांशु बोलता है, ओहो लड़की तो बड़ी हो गई और शर्मा भी रही है। तभी एक गार्डनर वहां आता है और बोलता है, आप दोनों लोगों का हो गया, अब आप जा सकते हैं। ये सुनते ही आरू वहां से दौड़कर भाग जाती है। वही प्रियांशु उसके पीछे दौड़ता है। दोनों ही दौड़ते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। उनके अंदर घुसते ही शिल्पा चिल्लाते हुए बोलती है, रुको तुम सब के सब। वहीं पर आरू अपने कमरे की तरफ भागकर चली जाती है। शिल्पा की सुनने वाला ही कौन था। वही आरू को रूम में जाते देख प्रियांश भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दोनों ही इस समय पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कर दिया था। ये देख शिल्पा कुछ बोलती तभी दादी बोलती है, श्यामू। श्यामू जो करीब 27-28 साल का एक लड़का था जो घर के काम करता था, वह बोलता है, जी दादी। दादी बोलती है, बेटा ये थोड़ा सफाई कर दीजिए, यहाँ गंदगी हो गया है। ये सुन श्यामू हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। तभी शिल्पा बोलती है, ऐसी लड़की को देखकर कौन कहेगा कि यह इस घर की बड़ी बहू है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अरे मैंने जो लड़की बताई थी अधिराज के लिए, अगर वह लड़की से शादी आप लोगों ने करवाया होता तो अब तक तो एक बच्चे भी हो गए होते।
पर यहाँ तो महारानी खुद एक बच्ची है, बच्चे क्या खाक पैदा करेगी। ये सुनते ही श्रुति जो अपनी कॉफी पी रही थी उसके मुंह से काफी निकल जाती है और वह हंसते हुए बोलती है, आरू वह भी बच्चा, ये बोल हंसने लगती है। तभी पूजा उसके सिर पर मारते हुए, बहुत बदमाश हो गई है, जाए और प्रीता की हेल्प करिए। श्रुति अपना सर सहलाते हुए किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में पिछले 2 दिन से अनिरुद्ध घर पर नहीं आया हुआ था। ये बात का बतंगड़ वहां पर बुआ जी अच्छे से बना रही थी। अभी हाल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रिया और सुरभि दोनों ही इस समय किचन में थे। तभी बुआ बोलती है, देख रहे हैं भैया, हम पहले ही आपसे कहे थे शादी करने से पहले आप एक बार कम से कम हमारे बच्चे की मर्जी तो जान लीजिए, पर नहीं, आप लोगों को तो बिजनेस वाला रिश्ता करना था। बड़े घर बड़े लोगों की चोचले। अरे कुछ ही दिन हुआ है शादी को और अभी से वह बाहर रह रहा है। ये सुन श्वेता जी थोड़ी नाराजगी भरी टोन में बोलते हैं, यह क्या कह रही है आप दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है। हमने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई है। रही बात बिजनेस की तो राधिका हमारी दोस्त है और हम उनके परिवार और संस्कार को बखूबी जानते हैं। और रही बात अनिरुद्ध की तो वह अपने बिजनेस के काम की वजह से नहीं आ पाए हैं। कभी तो कुछ सोचकर बोला करिए। उसकी ऐसी बातें सुन मिस्टर आहूजा श्वेता को आंख दिखाते हैं तो श्वेता गुस्से में चुप हो जाती है। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही किचन में खड़ी रिया सब कुछ सुन रही थी। वही उसके बगल में खड़ी सुरभि बोलती है, रिया तुम उनकी बातों को ध्यान मत दो, उनकी आदत है कुछ भी बोलने का, ये कह वह काम करने लगती है। पर रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी डोर खुलता है और वहां से अनिरुद्ध अंदर आता है। उसे आते देख श्वेता जी के चेहरे पर एक सुकून सा आता है। तभी श्वेता बोलती है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध रुक करके श्वेता को देखता है तो वह बोलती है, बेटा आप हाथ होकर जल्दी आए, दिन लगने वाला है। ये सुन अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में चला जाता है। लगभग 5 मिनट बाद ही वह बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी मिस्टर आहूजा पूछते हैं, तो कैसा चल रहा है आपका काम। ये सुन अनिरुद्ध बोलता है, जी पापा ठीक चल रहा है। तभी मिस्टर आहूजा बोलते हैं, आपके और राधिका के प्रोजेक्ट का क्या हुआ। ये सुन अनिरुद्ध बोलता है, 1 हफ्ते बाद वह भी काम शुरू होने वाला है। तभी मिस्टर आहूजा बोलते हैं, हमें पता चला कि आप अभी तक राजावत कॉर्पोरेशन में एक बार भी नहीं गए हैं, आपको जाना चाहिए। अब राधिका अपना सारा कार्यभार अधिराज के हाथों में सौंप चुकी है। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी गुस्से को देख श्वेता उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा सब कुछ भूल जाए और हमें अभी भी लगता है कि अधिराज की कोई गलती नहीं थी, आप बेवजह। वह इतना ही का पाती है कि अनिरुद्ध गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, माँ आप उनका पक्ष लेना बंद करें और रही बात सब कोई भूल जाने की तो वह तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। मैं उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करने वाला, उसे तो मेरे सवालों के जवाब भी देने ही होंगे। और एक पल के लिए मैं भूल भी जाऊं लेकिन भाई वह तो उसे बिल्कुल नहीं माफ करने वाले। और रही बात अपनी करनी तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। होगी वही डोर पर खड़ी रिया सब कुछ सुन रही थी और वह अनिरुद्ध को देख मन में खुद पर हंसते हुए बोलती है, पता था मुझे, अपना बदला पूरा करने के लिए ही तुम सब मुझे कठपुतली बन रहे हो ना। बहुत जल्द तुम सब कुछ चंगुल से आजाद हो जाऊंगी, फिर जिसके साथ अपना गेम खेलना हो खेलो, क्योंकि मैं तुम लोगों के गेम का कोई मोहरा नहीं बनने वाली। तभी अनिरुद्ध की नजर रिया पर जाती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर जाती है, पर फिर वह अपनी नजरें फेर लेता है। कुछ देर बाद सभी डिनर पर बैठते हैं। तभी श्वेता जी रिया को देख बोलते हैं, बेटा आपकी तो ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, आगे का क्या सोचा है आपने। ये सुन रिया उन्हें देख बोलती है, माँ इसके आगे मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और उसी का कोर्स करना चाहती थी। यह सुन श्वेता जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए, तो फिर ठीक है, आप कल ही जाकर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये सुनते ही जैसे रिया के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। कोर्स करना मतलब बाहर जाने की आजादी। उसके चेहरे की चमक देख अनिरुद्ध जो चम्मच से चावल खा रहा था उसे चम्मच को अपने हाथों से जोर से दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजावत हाउस में सभी लोग डिनर कर चुके थे। वही श्रुति प्रीता आरू को उठाते उठाते थक चुकी थी, पर वह उठने का नाम नहीं लेती है क्योंकि आरू की नींद से सब कोई वाकिफ था। जब तक 8 से 9 घंटे की नींद उसकी पूरी नहीं होती थी तब तक उसे उठाना इम्पॉसिबल था। इतनी थके होने के कारण वह नींद में जा चुकी थी। ये देख सब बाहर आ जाते हैं तो दादी बोलते हैं, कोई बात नहीं, बाद में खा लेगी। फिर राधिका की तरफ देखकर, आप अपने उस लाडले पोते से कह दीजिएगा कि हमारी आरू बिना खाए सोए नहीं। ये सुन राधिका दादी को घूरते हुए, ये बात आप ही तो बोल सकती हैं। ये सुन दादी मुंह बनाते हुए, उस जैसे खड़ूस इंसान से भला कौन ही बात करे। तभी बाहर गाड़ी रुकती है और अधिराज अंदर आता है। उसके अंदर आते ही दादी कुछ बोलने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती। उनकी यह हरकतें सभी मुस्कुरा देते हैं। अधिराज अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ये देख दादी घूरते हुए सभी को देख बोलते हैं, आज तुम सबकी करनी की वजह से मैं अपने पोते से बात नहीं कर पा रही हूँ। ये कह वह अपने कमरे में धीरे धीरे चली जाती है। सभी को इस बात बुरा लगता है पर सच्चाई भी यही थी कि एक गलती की वजह से अधिराज उन सारे लोगों से जैसे रिश्ता ही खत्म कर दिया था। सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वही राधिका काका से पूरा खाना लगाने को बोलता है तो काका पूरा खाना को सजाकर आरू के कमरे की तरफ चली जाती है। वही अधिराज अभी टाई खोलते हुए अपने कमरे में जैसे ही कदम रखता है वैसे ही सामने की नजारे देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और अभी भी वैसे ही मिट्टी वाले कपड़ों में ही बिस्तर पर औंधे मुंह सोई हुई थी। उसने अभी भी वैसे ही जीन्स और टॉप जैकेट पहना हुआ था। अधिराज जिसे हर चीज परफेक्ट और सफाई पसंद था, आरू की यह हरकत देख उसे गुस्सा आ जाता है। पर तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है तो अधिराज पीछे मुड़ता है तो सामने काका उसकी तरफ खाना बढ़ा देते हैं और बोलते हैं, आरू बिटिया ने भी खाना नहीं खाया है। अधिराज एक नजर आरू को देखता है और खाना लेकर दरवाजा चिपका देता है और मन में बोलता है, सच में मैंने एक बच्ची से शादी कर ली। वेट मैंने की नहीं, जबरदस्ती कराई गई है। ये बोल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपने टाई खोल कोट को सोफे पर रख वह आरू के पास जाकर उसे उठाने लगता है, पर आरू तो अपने पूरे हाथी घोड़े बेचकर सो चुकी थी। अधिराज उसे उठाते उठाते थक गया था, अब इरिटेट हो गया था। वही अधिराज एक नजर आरू को देखता है और वॉशरूम में चला जाता है। जाकर एक टॉवल में पानी भीगा कर लाता है और आरू को देखने लगता है। दुनिया जहाँ की मासूमियत थी उसके चेहरे में, वह आगे झुककर आरू के चेहरे पर अपना हाथ रख उसके माथे